Good morning, class. Today we will start the chapter number 8 Body Movements. So, we know that all living organism shows movement. यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है हमारी सराउंडिंग में वो सभी मूवमेंट शो करती है. वी ऑब्जर्व मैनी मूवमेंट्स इन आवर बॉडी. ठीक है, जैसे कि च्यू करना है ना, फूड को चबाना, ग्राइंड करना, ठीक, फिर जॉस को मूव करना, टिथ का मूवमेंट होना. नाउ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है, यानी कि हार्ट का पंपिंग होना, ठीक है, ब्लड का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना, और ऐसे कई सारी ऑब्जेक्ट्स जो लिविंग थिंग है वो हमने देखी है. जैसे एनिमल्स है, एनिमल्स मूव करते हैं, है ना, अपनी टैल को मूवमेंट करवाते हैं, अपने ईयर्स को फ्लैप करते रहते हैं, अपने माउथ को हिलाते हैं, ठीक है, वो भी फूड को चिव करते हैं. तो इस तरह की कई सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आपने देखी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग्स मूवमेंट करता है. ठीक है, जैसे ब्रीदिंग करना, तो ब्रीदिंग करते समय ऑटोमेटिक चेस्ट को बैक एंड फोर्थ ले जाते हैं. ठीक है, ऑटोमेटिक होता है. स्टमक आपका थोड़ा सा कभी इनलार्ज होता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप ब्रीदिंग करते हो. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मूवमेंट होता रहता है. इस मूवमेंट को हम शॉर्ट में कैसे डिफाइन करेंगे कि बॉडी के किसी भी पार्ट की पोजीशन का चेंज होना. दैट मीन्स द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के किसी भी पार्ट की पोजीशन चेंज होना. पोजीशन चेंज होना यानी कि जो जैसे वो पहले थे उस जगह से उनका थोड़ा सा शिफ्टिंग होना. ठीक है, या पोजीशन का लगातार चेंज होना क्या कहलाता है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस. यानी कि जो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका फिक्स्ड पॉइंट है उसके कंपैरिजन में अगर वो पार्ट कहीं ना कहीं छोटा मोटा मूवमेंट या पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम कहेंगे मूवमेंट. ठीक है, जैसे कि प्लांट भी अपना मूवमेंट शो करते हैं. कैसे करते हैं कि आपने सुना होगा एक मिमोसा प्लांट होता है. ठीक है, उसे आप जैसे ही छूते हो तो उसकी सारी लीव्स फोल्ड हो जाती है, क्लोज हो जाती है. तो इस तरह का मूवमेंट होता है. जो डेजी प्लांट होता है, ठीक है, वो रात को बंद हो जाता है ऑटोमेटिक और सुबह खिल जाता है उसका फ्लावर. ठीक है, फिर आपने प्लांट में और भी जैसे कि सनफ्लावर की बात करते हैं तो सनफ्लावर सन की डायरेक्शन से प्रॉपर ब्लूम होता है और उसके बाद धीरे धीरे सन की डायरेक्शन की तरफ अपना फेस करता जाता है और सनसेट के टाइम पे वो ब्लूम ऑफ हो जाता है. तो इस तरीके से आपने प्लांट्स में भी मूवमेंट्स देखा होगा. ठीक है, और एनिमल्स में तो देखा ही है. तो ये सब कहलाता है मूवमेंट्स. नेक्स्ट टर्म है आपका लोकोमोशन. देखिए, आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हो कि मूवमेंट और लोकोमोशन सेम थिंग है, बट नहीं. मूवमेंट का मतलब होता है कि आप भले ही एक जगह या एक प्लेस पर बैठे हों लेकिन आपके किसी न किसी बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है ना. फॉर एग्जांपल है आप बेंच, टेबल, कुर्सी, कुछ भी. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो इनमें मूवमेंट नहीं होता है. तो आपने कभी इनमें मूवमेंट देखा? अगर ये जैसी रखी हुई है तो ये 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या जब तक आप इसे डिस्टर्ब ना करो तब तक ये अपनी उसी प्लेस पर रहेगी. इनमें बैठे बैठे थोड़ी सी भी हलचल नहीं होती, यानी कि हम कह सकते हैं थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं होता. ठीक है, तो मूवमेंट का मतलब होता है किसी भी लिविंग थिंग में थोड़ी थोड़ी हलचल होते रहना, उसके पार्ट्स का मूवमेंट करते रहना, उसके पार्ट्स की पोजीशन चेंज होते रहना. जैसे कि अभी हम बोलते हैं तो बोलते समय आपने देखा होगा टंग का मूवमेंट होता है. ठीक है, लिप्स का मूवमेंट होता है. ठीक है, पूरा जॉ हमारा अपनी मेन एक्सिस से या जैसा उसे स्टॉप पोजीशन में रहना चाहिए उससे वो मूवमेंट करता रहता है. ठीक है, तो ये सब कहलाता है मूवमेंट. जबकि लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाए तो उसे कहते हैं लोकोमोशन. ठीक है, जैसे कि हम अगर एक प्लेस पर बैठे हैं तो दूसरी उठकर वहाँ से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं इजीली. एनिमल्स जा सकते हैं, बर्ड्स जा सकते हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स होते हैं वो लोकोमोशन कर सकते हैं. लेकिन अगर
लोकोमोशन की बात प्लांट के साथ की जाए तो प्लांट्स लोकोमोशन नहीं कर सकते। प्लांट मूवमेंट कर सकते हैं पर प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने खुद से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक या बोल सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा सकते। क्या आपने आज तक अपने फ्लावर पॉट में लगा हुआ कोई प्लांट है या आपके पॉट घर पे हो गया, आपके पास पॉट में लगे हुए कोई प्लांट है, वो ऑटोमेटिकली निकल कर दूसरे पॉट में लग गया? ऐसा पॉसिबल हुआ? आज तक नहीं हुआ, है ना। तो प्लांट कभी भी अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल में फिक्स्ड होती है, उनका स्टेम फिक्स होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, जबकि एनिमल में लोकोमोशन होता है। और मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट्स सारी ही लिविंग थिंग में होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है। बट लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन का मतलब होता है प्लेस चेंज करना, जो कि प्लांट में नहीं हो सकता और एनिमल ह्यूमन बींग में होता है, ठीक है। नाउ लोकोमोशन इज पॉसिबल इज इन एनिमल इन वेरियस वेज, लाइक कैसे कैसे पॉसिबल है। जैसे ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग में हम रनिंग करते हैं, रनिंग करके अपनी पोजीशन, वॉकिंग करना, ठीक है। हॉर्स के अंदर रनिंग करके चेंज हो जाता है, स्विमिंग करके फिश के अंदर, फिश भी अपनी प्लेस चेंज कर सकती है ना स्विमिंग करके। बर्ड्स के अंदर फ्लाइंग से, ठीक है। और कंगारूज की बात करें तो होपिंग करके, यानी कि छलांग लगा लगा कर अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं। तो सभी में अलग अलग टाइप से होता है, लेकिन लोकोमोशन होता है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन, क्या ज़रूरत होती है लोकोमोशन की, क्यों ज़रूरी है? तो सबसे ख़ास चीज़ कि हमें फूड और वाटर की नीड पूरी करने के लिए लोकोमोशन करना पड़ता है। हमें एक ही प्लेस पर फूड या वाटर नहीं मिल सकता, हमारी लाइफ सर्वाइवल के लिए फूड वाटर ज़रूरी है। तो उसे लेने के लिए कोई भी एनिमल या ह्यूमन बींग अपनी प्लेस ज़रूर चेंज करता है। तो लोकोमोशन बेनिफिशियल है हमें अपना फूड और वाटर का अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा खुद को एनिमीज़ या प्रेडिटर से बचाने के लिए, ठीक है, यानी खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड, आपके फेवरेबल एनवायरनमेंट में मूव करने के लिए भी ज़रूरी होता है, यानी कि ऐसी कोई क्लाइमेट है या ऐसा कोई हैबिटेट है जो आपका अनफेवरेबल हो, जहाँ आप सर्वाइव करना एबल नहीं समझ रहे हो, नहीं हो एबल वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, तो आप उस प्लेस को छोड़कर आप उस प्लेस पर चले जाओगे। जो भी एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग को तो ईजिली पता होता है कि वो कहाँ सर्वाइव कर लेगा, पर एनिमल्स और बर्ड्स भी अपनी प्लेस छोड़ देते हैं जहाँ पर उन्हें अनफेवरेबल एटमॉस्फेयर नज़र आता है। तो लोकोमोशन के थ्रू अपने फेवरेबल एनवायरनमेंट में जा सकते हैं जहाँ पर वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द एनिमल और बर्ड्स जो रहते हैं वो एक बहुत सूटेबल एटमॉस्फेयर ढूंढते हैं जहाँ पर उन्हें एग देना होता है या अपने बेबी को बर्थ देना होता है, ठीक है। तो लोकोमोशन के थ्रू वो अपने सूटेबल प्लेस पर जा सकते हैं एग लेइंग प्रोसेस के लिए, या फिर कह सकते हैं अपने बेबी को बर्थ देने के लिए, ठीक है। तो लोकोमोशन की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई। आई रिपीट अगेन, फूड और वाटर के लिए जाते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हैं, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से फेवरेबल एनवायरनमेंट की तरफ जाते हैं, और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, यानी कि एंग लेग्स और यंग वन को बर्थ देने के लिए भी जाते हैं, ठीक है। अ जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम कॉनरैड रोहिंगटन इन 1859 डिस्कवर्ड एक्सरे, उन्होंने एक्सरे को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और ही डिस्कवर्ड दैट दीज रेज कैन पास थ्रू द टिश्यूज़ बट आर नॉट एबल टू पास थ्रू द बोन्स। उन्होंने ये बताया था कि ये एक ऐसी रेज है जो टिश्यूज से, मसल्स से, मतलब सेल से पास हो जाती है, लेकिन एक्सरे से, मतलब हम ये कह सकते हैं एक्सरे बोन्स से पास नहीं होती, ठीक है। यानी इससे हम हमारी बोन्स में होने वाले फ्रैक्चर्स को पता कर सकते हैं। नॉर्मली आपने एक्सरे को देखा ही होगा, एक ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट टाइप शीट होती है और उस शीट पर इस तरह से स्कैनिंग की जाती है बोन्स की, ये स्कैनिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका जो जितना भी फैट है या टिश्यूज़ है उसमें से एक्सरे पास आसानी से हो गई, पर जहाँ जहाँ बोन्स वाला पार्ट था वहाँ से एक्सरे पास नहीं होती है, तो उसकी इमेज जहाँ से पास हो गई
वो जगह ब्लैंक दिखाई देती है और जहाँ से पास नहीं हुई वो पूरी इमेज आपकी शीट पर आ जाती है। तो इस शीट पर आने से हमें ये पता चल जाता है कि अगर इस बोन्स में सपोज कर लीजिए यहाँ पे क्रैक है, तो क्रैक होगा तो वहाँ स्पेस बन जाएगी, स्पेस बन जाएगी तो वहाँ से एक्सरे पास हो जाएगी और वहाँ वाला पोर्शन हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो एक्सरे विल्हेम ने निकाला था ये पता करने के लिए कि हमारी बोन्स जो होती है बॉडी में उसमें कोई फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, तो उसका पता हम लगा सकते हैं। नाउ बिफोर वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल, लेट अस टेक अ लुक at the skeleton system of our body which help us in the movement of our body parts and locomotion। ठीक है, तो अभी तक हमने सिंपली समझा कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या होता है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि मूवमेंट और लोकोमोशन करने के लिए हमारी बॉडी का सबसे मेन सिस्टम क्या है जिसकी हेल्प से हम लोकोमोशन और मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो है हर लिविंग थिंग का स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो मूवमेंट कर सकते हैं। आप सपोज कीजिए अगर आपकी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो आपकी बॉडी कैसी होती? आपकी बॉडी का एक प्रॉपर शेप नहीं होता, आप प्रॉपर एक मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, आप एक स्पंजी बॉल की तरह होते। ठीक, जिस बॉल के अंदर एयर की जगह ब्लड फील होगा और उस बॉल का कोई प्रॉपर शेप नहीं होते। ठीक है, तो मतलब ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, बट एक्चुअल आप ऐसे भी नहीं होते, पता नहीं आप कैसे होते। एक अमीबा की तरह, अमीबा होता है ना इरेगुलर शेप जिसका कोई शेप ही डिफाइन नहीं है, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्केलेटन सिस्टम आज हम पढ़ेंगे और स्केलेटन सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है जो किसी भी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाता है और स्ट्रक्चर के साथ साथ मोशन करने में भी हेल्प करता है। मोशन का मतलब होगा लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों। ठीक है, तो द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन, यानी बॉडी का एक फ्रेम मतलब एक ढांचा। ठीक है, जो आपकी बॉडी का शेप डिफाइन करता है उसे हम कहते हैं स्केलेटन, और ये किससे बना होता है? बोन्स से। ठीक है, तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो उसका जो स्केलेटन होता है वो टोटल 206 बोन से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी हम ये कहें कि हमारी बॉडी में कितनी बोन्स है, तो 206 बोन्स होती हैं जिससे मिलकर हमारा स्केलेटन बना है। ठीक है, आपको ह्यूमन बीइंग की बॉडी का शेप पता है। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ शेप और नंबर ऑफ बोन्स और जो बॉडी के पार्ट है, ठीक है, वहीं से उसका शेप डिफाइन करेंगे और वहीं पर नंबर ऑफ बोन्स को फाइंड करेंगे कि हैंड है तो हैंड कैसा दिखता है, तो उस हैंड के अंदर कितनी बोन्स हैं। लेग है तो लेग के अंदर कितनी बोन्स यूज़ हुई है। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी की इमेज देखना चाहते हैं, आपके स्केलेटन का शेप देखना चाहते हैं, तो आप एक्सरे इमेज देख सकते हैं। यानी एक्सरे की हेल्प से आप पूरी बॉडी को स्कैन करके अपनी स्केलेटन सिस्टम का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, बट इसका मेन यूज़ क्या है एक्सरे का, कि अगर पूरे स्केलेटन सिस्टम में जितने भी बोन्स हैं उसमें कहीं पर भी कोई फ्रैक्चर आ जाता है जिसके कारण सपोज कर लेते गिर जाए या इंजरी हो जाए, तो इंजरी वगैरह होने से अगर बोन्स ब्रेक हो जाती है तो एक्सरे सिस्टम से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर बताया। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अ चाइल्ड हैज़ मोर बोन्स देन एन एडल्ट पर्सन। ठीक है, एक एडल्ट यानी कि प्रॉपरली डेवलप्ड पर्सन से ज़्यादा बोन्स एक बच्चे में होती हैं। कितनी होती है बच्चे में? 300 बोन्स होती हैं। ठीक है, और बड़े जैसे जैसे वो ग्रो अप होते और एडल्ट होते जाते हैं उनकी बोन्स 206 हो जाती हैं, क्योंकि कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ जॉइंट होकर एक सिंगल बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके कारण बोन्स की काउंटिंग कम हो जाती है और 206 हो जाती है। ठीक है, बट एज द चाइल्ड ग्रो सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टूगेदर एंड रिड्यूस इन नंबर। अब देखो ये स्केलेटन की इमेज है। ठीक है, ये आपकी स्कल है, सबसे ऊपर वाली जो बोन्स हैं ये पूरी सिंगल बोन है, पूरी मिलाकर एक सिंगल बोन है। ठीक है, ये वाली पूरी, तो इसे हम कहेंगे स्कल। ठीक, ये आई सॉकेट है, ये जो होल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है ना जहाँ पर हम आई फिक्स होती है, हमारी आई बॉल फिक्स होती है, उसे हम आई सॉकेट कहते हैं। इसके अंदर बॉल्स होती है आई की। ठीक है, ये अपर जॉ है,
और ये क्या है, लोअर जॉ है। अब मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सारी बोन्स मिलाकर एक ही बोन्स है, बस इनमें से केवल जो लोअर जॉ होता है वही मूवेबल होता है। आप ऊपर वाले किसी भी पार्ट को नहीं मूव कर सकते। ऊपर वाली पूरी बोन्स एक ही टाइप की या एक ही बोन्स है, ठीक है। सिर्फ मूवेबल है तो पूरी स्कल में क्या मूवेबल है, सिर्फ लोअर जॉ। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, जब आप बोलते हो या खाते हो तो आपका सिर्फ लोअर जॉ है वही मूवमेंट करता है, अपर जॉ मूवमेंट नहीं करता। आपकी चिक्स, ठीक है, आपका फोरहेड, ये जो चिक्स वाला पार्ट है, फोरहेड है, ये सब कुछ फिक्स्ड है, ये इनमें मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट सिर्फ कहाँ होता है, पूरी स्कल वाले पार्ट में, सिर्फ लोअर जॉ में होता है, ठीक है। और उसके बाद ये आपकी जो शोल्डर से अटैच होती है, हैंड और शोल्डर के बीच में, ये आपकी कहलाती है कॉलर बोन, ठीक है। ये टी जैसा शेप होता है, ये एक आगे की तरफ छोटी सी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे टी बनाता है, टी जैसा शो। तो इसमें से जो ये वाली आड़ी वाली है, ठीक है, इसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आती है शोल्डर ब्लेड, यानी यहाँ पर एक सॉकेट जैसा होता है जिसके अंदर हमारा हाथ फिक्स होता है, ठीक है। तो ये शोल्डर ब्लेड हो गया, और यहाँ पर भी सेम वही है, शोल्डर ब्लेड है जिससे हमारा हैंड अटैच होगा। और जहाँ से हैंड अटैच होने के बाद ये जो यहाँ से एल्बो मतलब कोहनी तक, ये एल्बो है, यहाँ से शोल्डर से एल्बो तक के बीच वाली जो बोन्स होती है पूरी सिंगल बोन है, जिसको हम ह्यूमेरस कहते हैं, ठीक है, अपर आर्म। और एल्बो से रिस्ट तक यानी कलाई तक जो बोन्स होती हैं उसको बोलते हैं अल्ना, रेडियस। इसमें 2 बोन्स आती है, एक अल्ना एक रेडियस, ठीक है। यहाँ तक ये सिंगल है और यहाँ से 2 बोन्स है, एक अल्ना है और एक रेडियस है एल्बो के बाद, ठीक है। और फिर ये सारे छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी यही होगा, ये वाला ह्यूमरस कहलाएगा, ठीक है। और ये एल्बो, और ये यहाँ पर भी 2 बोन्स हैं, एक अल्ना और एक रेडियस। नाउ अब ये जो टी शेप था उसमें से एक बोन तो ये हो गई, और एक ये जो बीच वाली बोन है जिससे कई सारी रीब केज जुड़ी हुई है ना, पूरा केज ही इस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। बाकी सब नीचे देखो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग मतलब हवा में है, केवल इससे ये मेन बेस से जुड़ी हुई ये जो रीब केज है वो कहलाती है ब्रेस्ट बोन, ये सीधी वाली, ठीक है। और ये है रीब्स, रीब्स मतलब इस बोन से पीछे वाली बोन्स तक मिलाने वाली ये जो राउंड शेप की बोन्स होती है, ये सारी बोन्स कहलाती है रीब्स, जो एक पिंजरे या कैज जैसी स्ट्रक्चर बनाती है जिसके अंदर हमारा हार्ट, लंग्स प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आपकी बैकबोन है जो पीछे की तरफ है, तो ये आगे वाली जो ब्रेस्ट बोन से लेकर ये सारी रिब कहाँ मिलती है, पीछे वाली बैकबोन पर मिलती है, ठीक है। और बैकबोन की साइज़ नीचे तक रहती है, जबकि आगे वाली जो बोन्स होती है वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, ये बची हुई हवा में रहती है। हवा में मतलब बोल सकते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। उसके बाद ये आती है हिप बोन, जहाँ से लेग्स आपके कनेक्ट होते हैं, लेग सॉकेट जो रहते हैं। अब लेग्स की बात करते हैं तो पूरी बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स की अगर बात करें तो वो होती है फीमर, सबसे लॉन्गेस्ट बोन्स है आपकी बॉडी की, याद रखना आप इसका नाम फीमर, ठीक है। जो कितनी लंबी होती है, यहाँ से हिप बोन्स है उसके जस्ट नीचे सॉकेट से जुड़ी हुई से लेकर नीज तक, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है पूरी बॉडी में, इससे लंबी कोई बोन्स नहीं है, तो फीमर लॉन्गेस्ट बोन है। उसके बाद नी कैप आते हैं, ठीक है, घुटनों की हड्डी। उसके बाद सेम हैंड में जैसे 2 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं वैसे लेग में भी होते हैं, उसमें से एक होती है टीबिया और दूसरी होती है फिबुला, टीबिया फिबुला, ठीक है। और यहाँ पर भी वही है, ये वाली टीबिया है और ये पतली वाली फिबुला है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो आती है वो फुट की है सबसे आगे, और जो एंकल की होती है वो एंकल्स बोन कहलाती है, एडी वाली बोन्स, ठीक। तो ये आपका स्केलेटन सिस्टम था। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे, क्या फंक्शन होते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम हमारी बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट भी करता है, मतलब इसके बिना तो बॉडी का शेप और सपोर्ट डिफाइन ही नहीं हो सकता। हम जैसे बैठे हैं तो हमारे स्केलेटन या हमारी जो बोन्स है वही हमारे सारे मोशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। और इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है, जैसे मैंने आपको रिब केज का बताया, तो इसके अंदर आप हार्ट और लंग्स देखो आपका सब प्रोटेक्ट रहता है। फिर ये जो स्कल है इसके अंदर आपका ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। तो ऐसे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इस जो बोन्स है उसके अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट्स एंड द लंग्स, एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल
कॉर्ड। ठीक है। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। ये आपके बॉडी पार्ट्स मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी इसकी हेल्प से आप मूवमेंट कर सकते हो और खड़े रह सकते हो, दौड़ सकते हो, वॉक कर सकते हो। ठीक है। आप और मसल्स की और बोन्स की दोनों की हेल्प से, जैसे आपको मूवमेंट करना है ना, तो आप अपना अपना राइट लेग उठाकर देखिए, तो आपको देखो नी से एक जॉइंट आता है, यहाँ से पैर थोड़ा सा टर्न होगा, यहाँ की तरफ से थोड़ा प्रेशर लगेगा, तो आप ऐसे हर छोटी छोटी मूवमेंट करते हो, वहाँ पर आपकी बोन्स और मसल्स हेल्प करती हैं। ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम स्केलेटन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जितनी बोन्स मैंने आपको बताई है उसके बाद 1 बाय 1 उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।